गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में समझाते हुए एक वीडियो और फिर इसका नोट्स वीडियो प्रेषित कर चुके हैं। चैप्टर को समझने के पहले हमें इन आवतबीजी पौधों के जीवन चक्र की प्रमुख विशेषताएं एवं पीढ़ी एकांतरण के बारे में जानना आवश्यक है। इसके पहले हमने आपको समझाया था कि पुष्प पौधों का जननांग होता है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, और बताया था किस प्रकार से पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्प में नर या मादा जननांग में से एक जननांग उपस्थित होता है, अर्थात नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। दूसरे पुष्प ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। फिर आपको समझाया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी आवतबीजी पौधों के जो पुष्प होते हैं उनमें 4 चक्र समझाए थे। पहला बताया था बाह्य दल पुंज, जो सबसे बाहर की तरफ हरे रंग का होता है। दूसरा दलपुंज बताया था, ये रंगीन दलों से मिलकर बना होता है। तीसरा चक्र पुमंग बताया था, और पुमंग के बारे में बताया था कि यह नर जननांग होता है जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, अर्थात पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। और चौथा और आखिरी चक्र बताया था जिसे हम गाइनोशियम या अंडाशय कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इस प्रकार से पुष्प में हमने पुष्प के 2 भाग बताए थे, एक सहायक अंग या एक सहायक चक्र, और दूसरा बताया था आवश्यक चक्र या आवश्यक अंग। सहायक चक्र में हमने कैलिक्स और करोला समझाया था, और आवश्यक में पुमंग और जायाम के बारे में बताया था। इन सब का विस्तृत विवरण हमने आपको समझाया हुआ है। पूरे चैप्टर को समझने के पूर्व यह आवश्यक है कि हमें लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इनको पहले समराइज कर लिया जाए और फिर एक एक घटना का विस्तृत विवरण आपको हम अलग से समझाएंगे। आवतबीजी पौधों के जीवन चक्र की विशेषताओं की बात की जाए या पीढ़ी एकांतरण की बात की जाए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आप सभी जानते हैं कि सभी आवतबीजियों का मुख्य पौधा सपोषी ऑटोट्रॉफिक होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेता है। जो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है, और यही मुख्य पौधा होता है। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट्स को बाद में आप लिखेंगे। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट पर पुष्प होते हैं। आप एक चीज़ और जान लीजिए कि स्पोरोफाइट का अर्थ होता है बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइट का अर्थ होता है युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद नाम से स्पष्ट है कि वह भाग, जीवन चक्र का वह भाग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। जब भी स्पोरोफाइट कहें तो बीजाणुद्भिद समझना है, और जब गैमेटोफाइट कहें तो आपको युग्मोद्भिद समझना है। स्पोरोफाइट पर पुष्प होते हैं
जो पौधे के मुख्य प्रजनन अंग होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि केवल एंजियोस्पर्मी यानी आवृतबीजी पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प बनते हैं और पुष्पों के माध्यम से ही जनन क्रिया पौधों में संपन्न हो पाती है। पुष्प को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हमने बताया था कि पुष्प क्या है, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, अर्थात रूपांतरित प्ररोह को हम पुष्प कहते हैं। पुष्प में आपने नर जनन अंग जिसे हम पुमंग या एंड्रूशियम कहते हैं तथा मादा जनन अंग जिसे जायांग या गाइनोशियम कहते हैं, आपने भली भांति समझ लिया है। पुंकेसर अर्थात स्टेमन, पुमंग अर्थात एंड्रूशियम की इकाई होती है, या यूँ कह सकते हैं पुंकेसरों से मिलकर ही पुमंग का निर्माण होता है, अर्थात पुंकेसरों के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। और पुंकेसर पर आपने 3 भाग पढ़े थे, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है जो घुंडी नुमा होता है, जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं और इनमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित हैप्लॉइड परागकण या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसी को हमें समझना होगा कि किस प्रकार से परागकण बनते हैं, इसे हम आगे समझाएंगे। जबकि जायांग में अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड को ओव्यूल्स कहा जाता है। इसमें एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। मेगास्पोर या गुर बीजाणु का निर्माण इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। अगुणित या हैप्लॉइड गुर बीजाणु होते हैं और नर युग्मोद्भिद में लघु बीजाणु जिसे हम पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहते हैं, वो भी अगुणित होते हैं। लघु बीजाणु और गुर बीजाणु ये गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होते हैं। लघु बीजाणु से आगे विभाजन के परिणाम स्वरूप 3 कोश की नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें से 2 नर युग्मक 2 मेल गैमीट होते हैं। गुर बीजाणु या मेगास्पोर से 8 केंद्रकीय मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश का निर्माण होता है, एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है। इनमें से 3 केंद्रक अंडद्वार की ओर उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अंड उपकरण या एग अपरेटस के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक अंड उपकरण में एक अंड कोशिका या एक्सेल एवं 2 सहायक कोशिकाएं जिन्हें हम सिनर्जिस कहते हैं उपस्थित होती हैं। निभागी छोर की ओर या चलाजल इंड की ओर भी 3 केंद्रक होते हैं, जिन्हें हम प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और शेष 2 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई के रूप में उपस्थित होते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर संलयन या फ्यूजन के पश्चात एक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। आवत बीजियों में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उपस्थित होता है। इन पौधों में स्पोरोफाइट जनरेशन या स्पोरोफाइट स्टेज ही प्रमुख पौधा होता है। स्पोरोफाइट का जीवन काल लंबा होता है, जबकि गैमेटोफाइट स्टेज या युग्मोद्भिद पीढ़ी अल्प विकसित और अल्पकालिक होती है। गैमेटोफाइट अपने भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में
या आवतबीजी पौधों में इन्हीं पीढ़ियों का एकांतरण होता है। एक के बाद एक पीढ़ी आती है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, इस तरह से पीढ़ियों का चक्र चलता है। इन्हीं पीढ़ियों के एकांतरण को हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। आवतबीजी या पुष्पी पादपों को जीवन चक्र में आपने देखा कि 2 पीढ़ियों का एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ऐसा पादप जिस पर पुष्प बनते हैं उसे स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। जितने भी आवतबीजी होते हैं प्रायः प्रारंभिक रूप से स्थलीय पादप या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। इनमें गैमेटोफाइट की सुरक्षा के लिए अनेक अनुकूलन भी पाए जाते हैं, जैसे परागकण, ये परागकोश में बनते हैं। नर युग्मक की तब तक सुरक्षा करता है जब तक निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो जाती। दूसरा, बीज सीड भ्रूण को तब तक सुरक्षित बनाए रखता है जब तक कि अंकुरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं आ जाती। जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं आती हैं, भ्रूण बीज के अंदर तब तक सुरक्षित बना रहता है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आती हैं, बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। परिस्थितियां अनुकूल आने का अर्थ हुआ पर्याप्त मात्रा में नमी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और प्रकाश मिलता है, तभी वो पौधे बीज के द्वारा अंकुरित हो पाते हैं। तीसरा, नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास, परागण, निषेचन और बीजाणुद्भिद का विकास पुष्पी पादपों के जीवन चक्र की मुख्य घटनाएं होती हैं। अगर हम पुष्पी पादपों जनन की रूपरेखा का सारांश देखें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का स्थान यानी स्पेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुष्प यानी फ्लावर होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या मॉडिफाइड सूट होता है और मुख्य रूप से स्पोरोफाइट पादप पर ही विकसित होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसे हम अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। दूसरा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और तीसरा, निषेचन पश्च घटनाएं या संरचनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। पहला लेते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। सबसे पहला होता है पुंकेसर में परागकोश होता है। परागकोश में अंदर में लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। लघु बीजाणु जनन होता है अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन के परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है और परागकण का विकास होता है और यही परागकण नर युग्मोद्भिद होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। जबकि अंडक के अंदर अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड जो पूर्व बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम के रूप में होती है। मेगास्पोरेंजियम में गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनता है, जिससे भ्रूणकोश मादा गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। दूसरा, परागण। परागण के बारे में आपको बताया था कि एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण की क्रिया अनेक माध्यमों से हो सकती है। परागण के परिणाम स्वरूप परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। और तीसरा स्टेप होता है परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स की अंडक अंतःक्रिया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलन ग्रेन या परागकण फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रविष्ट होता है, जहाँ पर फीमेल गैमीट मौजूद होता है। पॉलन ग्रेन यानी नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में संलयन की इस क्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर युग्मक का संलयन होता है और त्रिसंलयन की क्रिया भी होती है, जिसे हम आगे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटनाएं या संरचनाएं। निषेचन के बाद फिर भ्रूणपोष का विकास होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फिर भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फिर बीज फल बन जाते हैं। इस प्रकार से एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जीवन चक्र हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप जीवन चक्र की स्टेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने बताया कि पुष्प पौधों का जननांग होता है। एक द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका विवरण हमने आपको अभी प्रेषित किया है। पहला स्ट्रक्चर यहाँ से देखिएगा, जहाँ पे लिखा है फ्लावर द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की साइट यानी जनन की प्रक्रिया फ्लावर में ही होती है, फ्लावर से ही प्रारंभ होती है। और फ्लावर में एक स्टमेन लिखा है, दूसरा कार्पेल। स्टमेन नर जननांग होता है और कार्पेल मादा जननांग होता है, क्योंकि स्टमेन से एंड्रोशियम और कार्पेल से गाइनोशियम बनता है। जैसा कभी हमने बताया कि नर जननांग को एंड्रोशियम और मादा जननांग को गाइनोशियम कहते हैं। नर जननांग की यूनिट स्टेमेन या पुंकेसर है, मादा जननांग की यूनिट कार्पेल है, अंडक होती है। स्टेमेन में ऊपर की तरफ आप देखिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है और यह प्रक्रिया मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के कारण होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, लेकिन जब इसमें रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह हैप्लॉयड हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड है, उसके बाद परागकण बन जाता है तो यह हैप्लॉयड हो जाता है। दूसरा नीचे कार्पेल देख रहे हैं, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल है। यहाँ भी रिडक्शन डिवीजन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती हैं, मगर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये भी हैप्लॉयड होती हैं। 4 कोशिकाएं बनती हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाती हैं। केवल एक ही कोशिका से एम्ब्रियो शैक का निर्माण होता है। उधर पॉलन ग्रेन परागण की क्रिया द्वारा स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर पहुंच करके पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, अर्थात परागकण अंडक के संपर्क में आता है और इस परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण प्रारंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। यहीं पर निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है और निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप जाइगोट या युग्मनज का विकास होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में निषेचन की क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसके पश्चात जाइगोट के विकास से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के विकास से फिर अंदर उसके बीज बन जाता है, बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, फल के अंदर ही बीज होते हैं। तो इधर की प्रक्रिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स कहलाएगी और राइट हैंड साइड की प्रक्रिया प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स कहलाएगी। मियोसिस के बाद की अवस्था हैप्लॉयड है, अर्थात ये युग्मोद्भिद अवस्था है, और मियोसिस के पहले की अवस्था स्पोरोफिटिक फेज है, जिसमें मियोसिस नहीं होता है। तो आप बीच में एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ उसमें डॉटेड लाइन के ऊपर रिडक्शन डिवीजन लिखा है। रिडक्शन डिवीजन के दाहिनी तरफ की जितनी भी संरचनाएं बनी हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की हैं, जबकि बाईं तरफ की संरचनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स गैमेटोफिटिक फेज को दर्शा रहा है
जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को हम स्पोरोफिटिक जनरेशन कह सकते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें यही पीढ़ियाँ एक के बाद एक आती हैं। इसी को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। एक बार बीज बनता है, बीज फिर अंकुरित होता है और फिर नए पौधे का विकास कर देता है और नया पौधा फिर डिप्लॉयड होता है और इसी डिप्लॉयड पौधे को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें फिर पुष्प आते हैं और फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया दोहराई जाती है और फिर गैमेटोफाइट स्टेज आती है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाएं एक के बाद आती रहती हैं। इसे ही हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पुष्पी पादपों में जनन की रूपरेखा, जिसमें निषेचन पूर्व संरचनाओं एवं घटनाओं का विवरण दिया गया है। निषेचन तथा निषेचन के पश्चात संरचनाओं घटनाओं का एक चित्रीय निरूपण किया गया है। इस चित्रीय निरूपण को भी आप अपनी नोट्स कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा। इसी चित्रीय निरूपण को हम फिर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। इस तरह से पूरा विवरण आपने समझ लिया कि किस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, पीढ़ियों का एकांतरण होता है। अब इसी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और पूरे जीवन चक्र को, जिसे अभी हमने आपको बताया है, समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।